नमस्कार दोस्तों, चाणक्य जेट कोचिंग के ऑनलाइन पोर्टल पे आपका स्वागत है। मैं हूं घनश्याम कुमार। अपन पढ़ रहे थे कार्बन की संरचना एवं संकरण। उसी विषय में अपन आगे बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी क्या होती है? सजातीय श्रेणी ऐसी श्रेणियां होती है जिसमें CH2 का अंतर हो, यानी ऐसी श्रेणी जिसमें CH2 का अंतर होता है सजातीय श्रेणी कहलाती है। दो लगातार श्रेणियां सजातीय श्रेणी होती है, जैसे मेथेन व एथेन। मेथेन व एथेन ये दोनों श्रेणियां सजातीय श्रेणी हैं क्योंकि दोनों में CH2 का अंतर है। जैसे मेथेन का सूत्र होता है CH4 और एथेन का सूत्र होता है CH3CH3। तो इन दोनों में अंतर किसका है? CH2 का है। अंतर किसका है? CH2 का है। अतः यह सजातीय श्रेणी है। दूसरा उदाहरण अपन देते हैं, जैसे एथेन CH3CH3, एथेन प्रोपेन CH3CH2CH3। ये है एथेन, ये है प्रोपेन। तो इन दोनों में किसका अंतर है? CH3 इसमें भी है, इसमें भी है, CH3 इसमें भी है, इसमें भी है। किसका अंतर है? CH2 का। तो ऐसी श्रेणी जिसमें CH2 का अंतर हो सजातीय श्रेणी कहलाती है। एल्केन की सजातीय श्रेणी एल्केन होती है, जबकि एल्कीन की सजातीय श्रेणी एल्कीन में होती है। जैसे अपन उदाहरण देखते हैं, एथेन की सजातीय श्रेणी कौन सी होगी? तो एथेन के जस्ट पहले कौन है और जस्ट बाद में कौन सा है, वो सजातीय श्रेणी है। तो एथेन की सजातीय श्रेणी है मेथेन व प्रोपेन। अगर अपन प्रोपेन की सजातीय श्रेणी देखें तो प्रोपेन की सजातीय श्रेणी है, प्रोपेन के जस्ट पहले कौन है? एथेन। वह प्रोपेन के जस्ट बाद में कौन है? ब्यूटेन। तो प्रोपेन की सजातीय श्रेणी हो गई एथेन व ब्यूटेन। अगर बात करें हेक्सेन की सजातीय श्रेणी, तो हेक्सेन की सजातीय श्रेणी हो गई पेंटेन व हेप्टेन। अगर ऑक्टेन की सजातीय श्रेणी पूछे तो ऑक्टेन की सजातीय श्रेणी हो गई हेप्टेन व नोनेन। ऑक्टाइन की पूछे, ऑक्टाइन की सजातीय श्रेणी कौन सी है? तो ऑक्टाइन की सजातीय श्रेणी होगी हेप्टाइन व नोनाइन। पेंटीन की सजातीय श्रेणी पूछे तो पेंटीन की सजातीय श्रेणी हो गई ब्यूटीन व हेक्सीन। कहने का मतलब जिसकी भी सजातीय श्रेणी पूछे उसके जस्ट पहले कौन है और जस्ट बाद में कौन है, वो सजातीय श्रेणी होती है। जैसे अपन और उदाहरण देखते हैं, जैसे प्रोपाइन की सजातीय श्रेणी कौन सी होगी? तो प्रोपाइन की सजातीय श्रेणी हो गई एथाइन व ब्यूटाइन। जैसे अपन बात करें प्रोपीन की सजातीय श्रेणी कौन सी होगी? तो प्रोपीन की सजातीय श्रेणी होगी एथीन व ब्यूटीन। जैसे बात करते हैं, ये हमारे पास में है ब्यूटेन CH3CH2CH2CH3, ये ब्यूटेन है। ब्यूटेन की सजातीय श्रेणी कौन सी होगी? तो ब्यूटेन के पहले कौन आता है? प्रोपेन, और ब्यूटेन के बाद में कौन आता है? पेंटेन। तो ये दोनों सजातीय श्रेणी है। तो ब्यूटेन के पहले कौन है? प्रोपेन, CH3CH2CH3। इन दोनों में किनका अंतर है? इन दोनों में CH2 का अंतर है, क्योंकि CH3 इसमें भी है, इसमें भी है, CH2 इसमें भी है, इसमें भी है, CH3 इसमें, इसमें। किसका अंतर हो गया? CH2 का। तो ऐसी श्रेणियां जिसमें CH2 का अंतर होता है सजातीय श्रेणी कहलाती हैं। जैसे मान लो कि बात करते हैं प्रोपेन CH3CH2CH3। प्रोपेन की सजातीय श्रेणी कौन कौन सी होगी? तो प्रोपेन की सजातीय श्रेणी होगी एथेन व ब्यूटेन। एथेन का सूत्र क्या है? CH3CH3। तो ये देखो CH3CH3 कट गया, CH3CH3 कट गया, क्या बच गया? CH2। तो ये दोनों श्रेणी क्या है? सजातीय श्रेणी है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना बंध क्रम, यानी बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? दो परमाणु के बीच में पाए जाने वाले बंधों की संख्या बंध क्रम कहलाती है। जैसे हमारे पास में दो परमाणु है A व B, इन दोनों के बीच में बंधों की संख्या कितनी है वो हमारा बंध क्रम कहलाता है। जैसे दो परमाणु के बीच में बंधों की संख्या 1 है तो बंध क्रम का मान हो गया 1। अगर बंधों की संख्या 2 है तो बंध क्रम का मान हो गया 2। अगर बंधों की संख्या 3 है तो बंध क्रम हो गया 3। यानी दो परमाणु के बीच में पाए जाने वाले बंधों की संख्या बंध क्रम कहलाती है। दो परमाणु के बीच में पाए जाने वाले बंधों की संख्या
बंध क्रम का मान जितना ज्यादा होगा वह अणु उतना ही अधिक स्थायी होगा तथा उसकी ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी। बंध क्रम समानुपाती स्थायित्व, मतलब बंध क्रम का मान जितना अधिक होगा अणु का स्थायित्व उतना ही अधिक होगा तथा उसकी बंध ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी। बंध ऊर्जा किस पे डिपेंड करती है? बंध क्रम पे। बंध क्रम जितना ज्यादा होगा स्थायित्व भी उतना ही अधिक होगा तथा बंध ऊर्जा का मान भी उतना ही अधिक होगा, परंतु बंध लंबाई घटती जाएगी, बंध लंबाई घटेगी। बंध क्रम बढ़ने के साथ साथ बंध लंबाई घटती है। जैसे हमने एल्केन, एल्कीन व एल्काइन में देखा था, जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इसमें बंध लंबाई थी 1.54, 1.34, 1.20, मतलब बंध क्रम का मान बढ़ने के साथ साथ बंध लंबाई घटती गई, जबकि बंध ऊर्जा का मान बढ़ता गया था। इसकी बंध ऊर्जा है 84, इसकी है 147 और इसकी है 200, यानी बंध क्रम का मान बढ़ने के साथ साथ बंध लंबाइयाँ घटती जाती है और बंध ऊर्जा का मान बढ़ता जाता है। तो बंध क्रम बढ़ेगा तो स्थायित्व बढ़ेगा, बंध ऊर्जा बढ़ेगी, परंतु बंध लंबाई घटेगी। किसी भी अणु का बंध क्रम कैसे निकाला जाता है? बंध क्रम निकालने के लिए हमारे पास में एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? बंध क्रम कैसे निकाला जाता है, किसी भी अणु का बंध क्रम कैसे ज्ञात किया जाता है? बंध क्रम ज्ञात करने के लिए अपने को अणु में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है वो ज्ञात करने हैं। कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात होने पर अपन किसी भी अणु का बंध क्रम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे किसी अणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अगर कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से 8 तक है तो बंध क्रम कैसे निकाला जाएगा? कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से 8 होने पर बंध क्रम, कुल इलेक्ट्रॉन और बंध क्रम अपने को याद रखना है आधा 1 आधा 0। क्या याद रखना है? आधा 1 आधा 0। तो अपने को यहाँ लिखना है आधा 1 आधा 0, फिर दोबारा लिखना है आधा 1 आधा 0, यानी कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होने पर बंध क्रम का मान होगा 1/2, मतलब हाफ। अगर कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है तो बंध क्रम होगा 1, कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है तो बंध क्रम होगा आधा, कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है तो बंध क्रम होगा आधा, कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है तो बंध क्रम होगा 0। यानी बंध क्रम का मान डिपेंड करता है कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर मान लो 4 है तो बंध क्रम का मान होगा 0। तो अपने को ट्रिक याद रखनी है आधा 1 आधा 0, आधा 1 आधा 0, आधा 1 आधा 0। ये अगर कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से 8 तक है तो अपन इस प्रकार बंध क्रम का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से अधिक हो, जैसे 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर 8 से अधिक हो तो बंध क्रम निकालने के लिए अपन सबसे पहले अपन 14 का बंध क्रम ज्ञात करते हैं। 14 का बंध क्रम होता है 3। 14 का बंध क्रम कितना होता है? 3। इसके बाद में अपन आधा आधा घटाते जाएंगे। जैसे 3 में से आधा घटा दिया 2.5, 2.5 में से आधा घटा दिया 2, 2 में से आधा घटा दिया 1.5, 1.5 में से आधा घटा दिया 1, 1 में से आधा घटा दिया 1/2। अगर इधर भी अपन ऐसे ही करेंगे, 3 में से आधा घटाएंगे 2.5, 2.5 में से आधा घटाएंगे 2, 2 में से आधा घटाएंगे 1.5, 1.5 में से आधा घटाएंगे 1, 1 में से आधा घटाएंगे 0.5। इस प्रकार अपन बंध क्रम ज्ञात करेंगे। 1 से 8 तक हो तो अपन कैसे ज्ञात करेंगे? आधा 1 आधा 0, आधा 1 आधा 0। और 8 से अधिक हो तो अपन आधार मानेंगे 14 को। सबसे ज़्यादा बंध क्रम होता है जिनमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो? 14 हो। तो 14 का बंध क्रम होता है 3। 3 से ज़्यादा बंध क्रम नहीं होता। तो 3 में से अपन दोनों तरफ आधा आधा घटाते जाएंगे। 3 से आधा घटा दिया 2.5, 2, 1.5, 1,
आधा, इधर भी अपन आधा आधा घटाते जाएंगे, 3, 2.5, 2, 1.5, 1। जैसे कुछ एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल अपने पास में है, एग्जाम्पल निम्न का बंद क्रम ज्ञात कीजिए। जैसे n2, n2 प्लस, n2 माइनस, O2, O2 प्लस, O2 माइनस, C2, H2, H2, Li2, इनका बंद क्रम ज्ञात कीजिए। तो इनका बंद क्रम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इनमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो N2 में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, N2 का मतलब होता है N और N। नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 और इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन, 7। तो 7 7 कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। 7 इसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 14। तो 14 के लिए बंद क्रम का मान हो गया 3। तो N2 का बंद क्रम होता है 3। N2 प्लस का मतलब होता है इसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया है। तो कुल इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 13, और 13 के लिए बंद क्रम का मान हो गया 2.5। N2 माइनस का मतलब होता है इसमें 7 इलेक्ट्रॉन और इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिया। तो 7 7 14, 14 और एक इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिया, तो 15, और 15 के लिए बंद क्रम का मान होता है 2.5। इस प्रकार किसी भी अणु में अपन कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करके उसका बंद क्रम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे H2 का बंद क्रम कितना होगा, H2 का मतलब होता है 1 H ये 1 H ये, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, इसमें भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1। तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, और 2 के लिए बंद क्रम का मान होता है 1। तो हाइड्रोजन का बंद क्रम होता है 1। जैसे O2 माइनस का बंद क्रम कितना होगा, तो O2 8 इलेक्ट्रॉन इसमें, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें, 8 8 16 इलेक्ट्रॉन, और 16 एक इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिया, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 17, और 17 के लिए बंद क्रम का मान होता है 1.5। तो O2 माइनस का बंद क्रम हो गया 1.5। He2 का बंद क्रम कितना होगा, He2 का मतलब होता है He, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 2 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4, और 4 के लिए बंद क्रम का मान कितना होगा, 0। तो He2 का बंद क्रम होगा 0। किसी अणु का बंद क्रम अगर 0 होता है तो वह अणु प्रकृति में नहीं पाया जाता, अर्थात उस अणु का स्थायित्व ही नहीं होता, तो He2 कभी नहीं बनता। Li2 का बंद क्रम अपन बात करें Li2 की, Li 3 इलेक्ट्रॉन इसमें और 3 इलेक्ट्रॉन इसमें, 3 और 3 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 के लिए बंद क्रम का मान हो गया 1। इस प्रकार अपन किसी भी अणु का बंद क्रम ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद में अपन बात करेंगे बंद ऊर्जा की, बंद ऊर्जा और बंद लंबाई। बंद ऊर्जा और बंद लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे O2 व N2, O2 N2, इसमें बंद ऊर्जा ज़्यादा किसकी होगी, तो N2 का बंद क्रम होता है 3 और O2 का बंद क्रम होता है 2। हमने अभी पढ़ा बंद क्रम का मान बढ़ने के साथ साथ स्थायित्व और बंद ऊर्जा बढ़ती जाती है। तो N2 व O2 में बंद क्रम ज़्यादा किसका है, तो N2 व O2 में बंद क्रम ज़्यादा है N2 का। तो N2 का स्थायित्व भी अधिक है और बंद ऊर्जा का मान भी अधिक है, परंतु बंद लंबाई N2 की क्या है, कम है, जबकि O2 की बंद लंबाई ज़्यादा है। अपन बात करते हैं Li2 प्लस की बंद ऊर्जा या बंद क्रम। Li2, ये Li ये Lm, 3 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 3 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया, तो 3 और 3 6 में से 1 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया, तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 5, और 5 के लिए बंद क्रम का मान हो गया 1/2। अब अपन बात करते हैं चुंबकीय प्रकृति। चुंबकीय प्रकृति कैसे ज्ञात की जाती है, चुंबकीय प्रकृति ज्ञात करने के लिए अपने को इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखनी है कि वो सम संख्या में इलेक्ट्रॉन है या विषम संख्या में। अगर किसी अणु में सम संख्या में इलेक्ट्रॉन है, सम संख्या में इलेक्ट्रॉन है,
तो वह प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होगा, प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होता है। सम संख्या में इलेक्ट्रॉन जैसे 2, 4, 6, 8, 10, अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम संख्या में है तो वह प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होता है। परंतु इसका एक अपवाद है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अपवाद है, यह अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है, अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है, क्योंकि ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 16 है और 16 एक सम संख्या है, तो ये प्रतिचुंबकीय होना चाहिए। परंतु कैसा है, ये अनुचुंबकीय प्रकृति का है। अपने को याद रखना इसको। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम संख्या में है, विषम संख्या में है, तो यह अनुचुंबकीय प्रकृति का होगा, अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये विषम संख्या है। अगर विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन है तो वह अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है। बंद क्रम ज्ञात करने के लिए, बंद क्रम ज्ञात करने के लिए अपने पास में फॉर्मूला है, बंद क्रम बराबर आबंधित इलेक्ट्रॉन, आबंधित इलेक्ट्रॉन माइनस प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉन बटा 2, आबंधित इलेक्ट्रॉन माइनस प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉन बटा 2, यानी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2। बंद क्रम BO बराबर NB माइनस NA बटा 2। इस सूत्र के द्वारा किसी भी अणु का अपन बंद क्रम ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना संकरण। संकरण क्या होता है? संकरण की अवधारणा सबसे पहले पोलिंग नामक वैज्ञानिक ने बताई, यानी संकरण के बारे में सबसे पहले बताने वाला वैज्ञानिक था पोलिंग। संकरण क्या होता है? दो या दो से अधिक लगभग समान ऊर्जा व आकृति के कक्षकों का मिश्रित होकर उतने ही नए कक्षकों का निर्माण करना संकरण कहलाता है। यानी संकरण में लगभग समान ऊर्जा और लगभग समान आकृति के कक्षक भाग लेते हैं। जितने कक्षक संकरण में भाग लेते हैं उतने ही नए कक्षकों का निर्माण होता है। जैसे संकरण में 4 कक्षक भाग लेते हैं तो 4 ही नए कक्षकों का निर्माण होगा। 5 कक्षक भाग लेते हैं तो 5 नए कक्षकों का निर्माण होगा। 2 कक्षक भाग लेते हैं तो 2 कक्षकों का निर्माण होगा। तो संकरण की अवधारणा सबसे पहले किसने दी? पोलिंग नामक वैज्ञानिक ने दी। संकरण में कौन भाग लेता है? लगभग समान ऊर्जा व समान आकृति के कक्षक भाग लेते हैं। संकरण में कौन भाग लेता है? कक्षक। कक्षक भाग लेते हैं संकरण में, इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते हैं। संकरण में चाहे कक्षक रिक्त हो, चाहे अर्धपूरित हो, चाहे पूर्ण पूरित हो, रिक्त, अर्धपूरित, पूर्ण पूरित किसी भी प्रकार के कक्षक संकरण में भाग ले सकते हैं। संकरण में जितने कक्षक भाग लेते हैं उतने ही नए कक्षकों का निर्माण होता है। जैसे 2 कक्षक भाग लिए तो 2 ही नए कक्षक बनते हैं। 3 कक्षक भाग लेते हैं तो 3 नए कक्षकों का निर्माण होता है। 4 कक्षक भाग लेते हैं तो 4 नए कक्षकों का निर्माण होता है। संकरण कैसे ज्ञात किया जाता है? किसी भी यौगिक का संकरण कैसे ज्ञात किया जाता है? सबसे पहले पढ़ते हैं कार्बन का संकरण ज्ञात करना। कार्बन का संकरण ज्ञात करना बिल्कुल आसान है। कार्बन का संकरण अपन बंधों के अनुसार ज्ञात कर सकते हैं। कार्बन का संकरण ज्ञात करना, अगर कोई कार्बन परमाणु सिंगल बंध से बंधा हो, कोई कार्बन परमाणु केवल और केवल सिंगल बंध से बंधा हो तो उसका संकरण sp3 होता है। अगर कोई कार्बन डबल बंध से बंधा हो तो उसका संकरण sp2 होता है। अगर कोई कार्बन ट्रिपल बंध से बंधा हो तो उसका संकरण sp होता है। या कोई कार्बन 2 डबल बंध से बंधा हो तो उसका संकरण sp होता है। तो अपन बंधों को देखकर अपन कार्बन का संकरण ज्ञात कर सकते हैं। कार्बन परमाणु एकल बंध या सिंगल बंध से बनने पर उसका संकरण sp3 होगा, डबल बंध से बनने पर उसका संकरण sp2 होगा, ट्रिपल बंध से बनने पर उसका संकरण sp होगा और 2 डबल बंध से बनने पर उसका संकरण sp होगा। जैसे अपन उदाहरण देखते हैं, निम्न में प्रत्येक कार्बन परमाणु का संकरण ज्ञात कीजिए।
ये कार्बन परमाणु है वो कौन से बंध के द्वारा बंधा हुआ है, तो ये डबल बंध से बंधा हुआ है, तो इसका संकरण हो गया sp2। ये कार्बन परमाणु sp2, ये कार्बन परमाणु दो डबल बंध से बंधा हुआ है, जो दो डबल बंध से बंधा होगा उसका संकरण होगा sp। ये कार्बन परमाणु डबल बंध से बंधा हुआ है तो डबल बंध का संकरण होगा sp2। ये कार्बन परमाणु ट्रिपल बंध से बंधा हुआ है तो इसका संकरण होगा sp। इसका संकरण हमारे पास में है sp। जैसे अपन बात करते हैं इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु का संकरण ज्ञात कीजिए। तो ये कार्बन परमाणु ट्रिपल बंध से बंधा हुआ है, ट्रिपल बंध से जो कार्बन परमाणु बंधा होगा उसका संकरण होगा sp। ये कार्बन भी ट्रिपल बंध से बंधा हुआ है, संकरण sp। ये कार्बन परमाणु एकल बंध से बंधा हुआ है sp3। ये कार्बन परमाणु ट्रिपल बंध से बंधा हुआ है sp3। ये भी sp, ये sp2 और ये sp2। बेंजीन में प्रत्येक कार्बन परमाणु sp2 संकृत अवस्था में होता है, क्योंकि बेंजीन में प्रत्येक कार्बन परमाणु डबल बंध से बंधा होता है। देखो डबल, सिंगल, डबल। अब बेंजीन में प्रत्येक कार्बन परमाणु कौन से बंध से जुड़ा होता है, डबल बंध से जुड़ा हुआ है, और जो डबल बंध से जुड़ा हुआ है उसका संकरण sp2 होता है। तो बेंजीन में प्रत्येक कार्बन परमाणु sp2 संकृत अवस्था में होता है। इस प्रकार कार्बन का संकरण अपन ज्ञात कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कार्बन के अलावा यौगिक का संकरण ज्ञात करना। कार्बन किसी भी यौगिक का संकरण ज्ञात करने के लिए अपने को निम्न सूत्र बताना। कार्बन संकरण ज्ञात करने का सूत्र है हमारे पास में सिग्मा बंध प्लस लोन पेयर, सिग्मा बंध प्लस लोन पेयर, सिग्मा बंध और लोन पेयर का योग। या फिर संकरण का दूसरा सूत्र है हमारे पास में केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन माइनस प्लस एकल बंधों की संख्या, एकल बंधों की संख्या प्लस माइनस आवेश, प्लस माइनस आवेश बटा 2। ये दो फॉर्मूले हैं हमारे पास में संकरण ज्ञात करने के। संकरण ज्ञात करने का पहला फॉर्मूला है सिग्मा बंध प्लस लोन पेयर, और दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास में केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस एकल बंधों की संख्या प्लस माइनस आवेश बटा 2। अगर प्लस हो तो घटाते हैं और माइनस हो तो जोड़ते हैं। अगर इनका योग 2 आता है, इनका योग अगर 2 आता है तो संकरण होगा sp। 3 आता है तो sp2, 4 आता है sp3, 5 आता है sp3d, 6 आता है sp3d2। इस प्रकार अपन संकरण ज्ञात कर सकते हैं। अगर दोनों का योग कितना हुआ, 2 हुआ sp, 3 हुआ sp2, 4 हुआ sp3, 5 हुआ sp3d और 6 हुआ sp3d2। अब कुछ यौगिकों के अपन संकरण ज्ञात करते हैं। अब अपन कुछ उदाहरण देखते हैं और उनका संकरण ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। संकरण ज्ञात करने का सूत्र है हमारे पास में सिग्मा प्लस लोन पेयर की संख्या। अगर सिग्मा प्लस लोन पेयर की संख्या हमारे पास में 2 है तो संकरण होगा sp। 3 है sp2, 4 है sp3, 5 है sp3d और 6 है sp3d2। जैसे कोई वर्ग है, अब दूसरा वर्ग है तो इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 2, तीसरे वर्ग में बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 3, चौथे वर्ग के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 4,
15 वर्ग के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5, 16 वर्ग के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6, 17 वर्ग के 7 और 18 वर्ग के 8। ये याद रखना अपने को। 13 वर्ग के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3, 14 में 4, 15 में 5, 16 में 6, 17 में 7, 18 में 8। 13 में 3, 14 में 4, 15 में 5, 16 में 6, 17 में 7 और 18 में 8। जैसे NH3 का संकरण कौन सा होगा? तो इसका केंद्रीय धातु परमाणु है NH3 का केंद्रीय धातु परमाणु है हमारे पास में नाइट्रोजन 15 वर्ग का तत्व है। तो नाइट्रोजन 15 वर्ग का तत्व है, तो इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 5। 1 2 3 4 5। इसमें हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए हैं? 3। 1 2 3 1 2 3। तो ये हमारे पास में बच गया लोन पेयर, और 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा। तो सूत्र था हमारे पास में सिग्मा प्लस सी लोन पेयर। सिग्मा बंधों की संख्या है हमारे पास में 3 और लोन पेयर की संख्या है 1, तो टोटल हो गया हमारे पास में 4, और 4 के लिए संकरण होता है sp3। इस प्रकार NH3 का संकरण होता है sp3। अपन बात करते हैं CO2 के संकरण की। CO2 कार्बन 14 वर्ग का तत्व होता है, तो कार्बन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 4। 14वें के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4। 1 2 3 4। ये ऑक्सीजन जुड़ा है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ता है। इसमें सिग्मा बंधों की संख्या 1 और 2, तो 2 सिग्मा और लोन पेयरों की संख्या 0। 2 सिग्मा लोन पेयर की संख्या 0, तो 2 प्लस 0 बराबर 2, और 2 के लिए संकरण होता है sp। तो CO2 का संकरण हो गया sp। अपन बात करते हैं PCl5 के। PCl5 P कौन से वर्ग का है? P 15 वर्ग का है। P 15 वर्ग का है, और 15 वर्ग के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 5। 1 2 3 4 और 5। कितने Cl जोड़ने हैं? 5 Cl जोड़ने हैं। 1 Cl 2 Cl 3 Cl 4 और ये 5। सिग्मा बंधों की संख्या 1 2 3 4 और 5, तो इसमें 5 सिग्मा है, लोन पेयर 0 है, टोटल हो गए 5। तो 5 के लिए संकरण हो गया हमारे पास में sp3। अगर बात करते हैं PCl3 की, तो P कौन से वर्ग में है? P 15 वर्ग का है। 1 2 3 4 5। 15 वर्ग में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। और किसमें क्लोरीन की संख्या 3। 1 क्लोरीन 2 और 3, तो लोन पेयर की संख्या 1 और सिग्मा बंधों की संख्या 3। 1 लोन पेयर और 3 सिग्मा बंधों की संख्या, तो टोटल हो गया 4, और 4 के लिए संकरण होता है sp3। बात करते हैं XeF2 में संकरण कितना होगा। अक्षी कौन से वर्ग का होता है? अक्षी 18 वर्ग का है, और 18 वर्ग में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 8। 8 इलेक्ट्रॉन लगाने अपने को 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 इलेक्ट्रॉन है। इसमें फ्लोरीन की संख्या है 2। 1 फ्लोरीन और 2 फ्लोरीन, तो लोन पेयर बच के हमारे पास में 1 2 3। लोन पेयर की संख्या 3 और सिग्मा बंधों की संख्या 2, तो टोटल हो गया हमारे पास में 5, और 5 के लिए संकरण है हमारे पास में sp3d। बात करते हैं BeCl2 में का संकरण। Be कौन से वर्ग का है? Be दूसरे वर्ग का है, और दूसरे वर्ग में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 2। दूसरे वर्ग में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2। 1 Cl और दूसरा Cl। 1 सिग्मा 2 सिग्मा। सिग्मा बंधों की संख्या 2 और लोन पेयर की संख्या 0, टोटल हो गई 3, और 3 के लिए संकरण sp2। XeF4 का संकरण ज्ञात करते हैं अपन। XeF4 18 वर्ग का है। जिनोन कौन से वर्ग का है? 18 वर्ग का है, तो 18 वर्ग में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये फ्लोरीन, तो फ्लोरीन की संख्या हो गई 4, और लोन पेयर की संख्या हो गई 2, तो सिग्मा बंधों की संख्या 4 और लोन पेयर की संख्या 2, टोटल हो गई 6, और 6 के लिए संकरण हो गया sp3d2। ClF3 का संकरण पूछे तो ClF3 का संकरण क्या होगा?
तो Cl कौन से वर्ग का होता है? Cl सत्रिय वर्ग का है और सत्रिय वर्ग के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 7। 1 2 3 4 5 6 7। इसमें क्लोरीन 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन और 3 क्लोरीन। तो सिग्मा बंध 1 2 और 3 और लोन पेयर की संख्या 2 लोन पेयर और 3 सिग्मा, टोटल हो गए 5 और 5 के लिए संकरण हमारे पास में sp3d। इस प्रकार किसी भी यौगिक का अपन संकरण ज्ञात कर सकते हैं। अपन बात करते हैं जिन पर आवेश हो उनका संकरण कैसे ज्ञात किया जाता है। जिन यौगिकों पर आवेश होता है उनका संकरण हम निम्न सूत्र से ज्ञात करेंगे। सूत्र है हमारे पास में, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन प्लस एकल बंध की संख्या प्लस माइनस आवेश या एकल बंधित परमाणु प्लस माइनस आवेश बटा 2, ये संकरण ज्ञात करने का सूत्र है। जिन पर आवेश होता है उनका संकरण हम इस सूत्र के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। जैसे CH3 माइनस का संकरण ज्ञात करें तो CH3 में केंद्रीय धातु परमाणु होता है कार्बन, और कार्बन कौन सी वर्ग का होता है? कार्बन 14वें वर्ग का सदस्य है। तो इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 14वें के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन। एकल बंधित यानी एक सिंगल बंध से बंधे होने वाले परमाणु कितने हैं? 3। तो एकल बंधित परमाणु की संख्या कितनी हो गई? 3। और प्लस है तो घटाना है और माइनस है तो जोड़ना है, उल्टा करना है। प्लस के लिए घटाना है और माइनस के लिए जोड़ना है। तो इस पर माइनस है, माइनस 1 है तो अपने को करना है प्लस 1 बटा 2। 4 3 7, 7 1 8, 8 बटा 2, 8 बटा 2 बराबर कितना हो गया? 4, और 4 के लिए संकरण होता है sp3। अपन बात करते हैं जैसे H3O प्लस का संकरण, H3O प्लस का संकरण। तो अपन इसमें देखते हैं ऑक्सीजन कौन से वर्ग का सदस्य है? ऑक्सीजन 16वें वर्ग का सदस्य है और 16वें वर्ग के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6। तो ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6। एकल बंधित परमाणु की संख्या, हाइड्रोजन एकल बंधित परमाणु है, एकल बंधित परमाणु की संख्या 3, और प्लस है तो क्या करना है? घटाना है। प्लस 1 तो अपने को करना है माइनस 1 बटा 2। 6 3 9, 9 में से 1 गया 8, 8 बटा 2 बराबर 4, और 4 के लिए संकरण होता है sp3। ClO4 माइनस का संकरण कितना होगा? तो इसमें केंद्रीय धातु परमाणु है क्लोरीन, और क्लोरीन हमारे पास में सत्रिय वर्ग का है और सत्रिय वर्ग के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 7। इसमें एकल बंधित परमाणु कोई नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन द्विबंधित परमाणु होता है। तो एकल बंधित परमाणु की संख्या 0, और माइनस है तो अपने को करना है प्लस 1 बटा 2 बराबर हो गया 8 बटा 2, 4 के लिए संकरण होता है sp3। एक और उदाहरण देखते हैं अपन। इस प्रकार अपन किसी भी यौगिक का संकरण ज्ञात कर सकते हैं, चाहे वो आवेशित हो चाहे उदासीन हो।